ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 13 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। साथ में आप 2018, 2019 और 2020 के सारे पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और फ्री में वीडियो को देखिए और पीडीएफ को भी डाउनलोड कीजिए। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में घंटे का आइकॉन दबा देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किया गया। देखिए, जब भी कोई चीज़ पहली बार घटित होती है, जैसे कुछ नई घटनाएं हो या फिर कुछ नई चीज़ का इन्वेंशन हो रहा है जो पहली बार हुआ है पूरी दुनिया में, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जो ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो आपका वायुमंडल है, वहाँ पे अगर मान लीजिए एक संयंत्र लग गया, तो वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेगा, मतलब उसको अवशोषित करने के बाद क्या करेगा, ये मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए, जो एक देश है आइसलैंड, ठीक है, तो आइसलैंड में अभी हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और देखिए, इस संयंत्र का नाम रखा गया है ओरका। क्या नाम रखा गया है? ओरका। ओरका का मतलब क्या है? देखिए, ओरका का अर्थ है आइसलैंडिक शब्द में एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ठीक है। और ये प्रतिवर्ष क्या करेगा, ये जो संयंत्र है ये प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 4000 टन CO2 सोख लेगा। और इस संयंत्र से हवा से सीधे कैप्चर की गई जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो उसको जो है 1000 मीटर की गहराई पर भूमिगत रूप से जमा किया जाएगा, जहां इसे चट्टान में बदल दिया जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये संयंत्र, याद रखिएगा इसको, कि जो दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है जो कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये इसका जो है हाल ही में आइसलैंड में उद्घाटन किया गया है। देखिए, जो देश है आइसलैंड, ये आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी है रेकजाविक और आइसलैंडिक क्रोना जो है इसकी मुद्रा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि प्रवासियों के संरक्षकों का चौथा सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स जो है, ये किस तिथि को आयोजित किया गया? तो देखिए, ये डेट था आपका 10 सितंबर। देखिए, प्रवासी किनको कहते हैं? बहुत सारे ऐसे भारतीय लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए कनाडा, वियतनाम या फिर थाईलैंड या फिर अन्य देशों में, सिंगापुर वगैरह में जो है, अमेरिका में चले गए हैं, वो वहाँ पे रह के पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को प्रवासी कहते हैं। तो इन्हीं के संरक्षकों का जो है जो चौथा सम्मेलन था, 10 सितंबर 2021 को हाल ही में आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन को संबोधित किसने किया? देखिए, इस सम्मेलन को जो है, जो भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं श्री वी मुरलीधरन जो है, इन्होंने इसको संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम किया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस कवि और स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? देखिए, इस प्रश्न को आप हल्के में मत लीजिएगा, इसको कहीं अलग से इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट करके टैग कर लीजिएगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, तमिलनाडु की सरकार ने एक कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे श्री सुब्रमण्यम भारती, ठीक है, तो जो श्री सुब्रमण्यम भारती हैं, तो इनकी जो अभी हाल ही में 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तो इस अवसर पर तमिलनाडु की सरकार ने कहा है कि अब जो है इनकी जो पुण्यतिथि होगी ये महाकवि दिवस के रूप में मनाई जाएगी, ठीक है। तो सुब्रमण्यम भारती जो कि एक महान कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी पुण्यतिथि पर जो है इनकी पुण्यतिथि का जो दिवस होगा, तो वो जो है महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इनकी पुण्यतिथि कब पड़ती है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो सुब्रमण्यम भारती की जो पुण्यतिथि है ये 11 सितंबर को हर साल मनाई जाती है। और वर्ष 2021 में सबसे खास बात रही कि इनकी 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई। और शताब्दी के उपलक्ष्य में अगले एक वर्ष तक जो है, जो तमिलनाडु राज्य है, तो राज्य के भीतर जो है भारतीय मेमोरियल हाउस में जो है साप्ताहिक कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। और याद रखना है कि सुब्रमण्यम भारती की जो पुण्यतिथि है 11 सितंबर, इसको अब महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा तमिलनाडु की सरकार के द्वारा।
चौथा प्रश्न की हाल ही में भारत और जापान ने अपना किस क्रम का समुद्री मामलों का संवाद यानी कि मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग का आयोजन किया था। तो देखिए अभी हाल ही में भारत और जापान ने अपना छठवां जो है समुद्री मामलों का संवाद आयोजित किया था इस सितंबर महीने में। और कब किया था? 10 सितंबर 2021 को। और इसको एक वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया गया था। देखिए एक खास बात और रही, जो भारत और जापान के बीच में समुद्री मामलों का ये संवाद था, ठीक है, तो ये छठवां संवाद था। जो पहला संवाद था ये कब आयोजित हुआ था? 2013 में नई दिल्ली में। उस समय कोरोना वगैरह नहीं था, तो इसलिए जो है कोई ना कोई प्लेस चुना जाता था। लेकिन जब से कोरोना चल रहा है तब से जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं ये वर्चुअल हो रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। और देखिए जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने इस समुद्री मामलों के संवाद को जो है संबोधित किया था। पांचवा प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में किस देश के रक्षा मंत्री पीटर डटन के साथ जो है 2+2 वार्ता की? तो देखिए पीटर डटन जो है याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री हैं। देखिए जो 2+2 वार्ता होती है इसकी खास बात होती है कि इसमें जो है दो देशों के बीच में ये आयोजित होता है। और इस सम्मेलन में जो है किसी भी देश का यानी कि मान लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो रहा है तो भारत का रक्षा मंत्री और भारत का विदेश मंत्री पार्टिसिपेट करेगा। साथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर ये हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया का विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया का जो रक्षा मंत्री होगा ये इस 2+2 वार्ता में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन का नाम तो जान लिया है। अब सवाल ये उठता है कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री कौन है? तो इनका नाम है मॉरिस पायन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए एक खास बात यह है कि जो भारत के रक्षा मंत्री इनका नाम आप जानते ही हैं राजनाथ सिंह हैं। भारत के जो विदेश मंत्री इनका नाम क्या है? एस जयशंकर, ठीक है, तो ये दोनों भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। देखिए जो बैठक आयोजित की गई थी तो इस बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच में सह विकास और सह उत्पादन के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर जो है सहमति व्यक्त की थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है दोनों नेताओं का नाम रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा मंत्री का नाम है पीटर डटन और ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री का नाम है मॉरिस पायन, ठीक है। और भारत के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री का नाम तो आप जानते ही हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि याद हो जाए आपको हमेशा के लिए। छठवां प्रश्न की हाल ही में रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन को किस तिथि से बंद कर दिया है? देखिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। देखिए 7 सितंबर 2021 से जो है अनाउंसमेंट हो गया है कि 7 सितंबर 2021 से जो भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन है यानी कि इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल है, तो इसको जो है बंद कर दिया है भारत सरकार ने। देखिए इसको चलाना तो चाहिए था लेकिन अब ये भारत सरकार ने फैसला किया है, तो सही होगा जो भी हो। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, इसका नाम क्या है? रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेट फ्यूल यानी कि IROAF, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन। तो ये संगठन क्या काम करता था इसको थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए ये जो संगठन था ये भारतीय रेलवे का एक एकल खिड़की था जो कि वैकल्पिक ईंधन के उपयोग से संबंधित कार्य से संबंधित है। और ये भारतीय रेलवे में बायोडीजल पेश करने का प्रयास कर रहा है। बायोडीजल मतलब जो ट्रेफा वगैरह से जो डीजल बनना है, ठीक है। और ये रोलिंग स्टॉक और यांत्रिक संपत्तियों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का भी प्रयास कर रहा है। तो ये काम था इसका किसका? भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन यानी कि इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेट फ्यूल का। अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये प्रश्न जो है हर हालत में याद होना चाहिए कि भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन को 7 सितंबर 2021 से भारत सरकार ने बंद कर दिया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9 सितंबर 2021 को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए कितने दिवसीय योजना की घोषणा की है हाल ही में? देखिए प्रश्न में एक प्रश्न छिपा हुआ है कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इन्होंने क्या किया है? 9 सितंबर 2021 को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए टोटल 100 दिवसीय जो है एक योजना की घोषणा की है। और इस 100 दिवसीय योजना में जो है 4 नए हवाई अड्डों की आधारशिला रखी जाएगी, ऐसा इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की। तो ये जो 4 नए हवाई अड्डे बन रहे हैं कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं इसको आप याद रखेंगे तो आपको शायद 4 नंबर एग्जाम में मिल जाए। तो देखिए जो पहला हवाई अड्डा है ये बन रहा है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, 255 करोड़ रुपए जो है टोटल लागत इसकी है।
और इसका काम भी काफ़ी मतलब कंप्लीट हो चुका है। मैंने तो अभी मतलब मैंने विजिट किया था वहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है कुशीनगर में एयरपोर्ट। तो जो पहला हवाई अड्डा होगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 255 करोड़ रुपये का होगा। दूसरा हवाई अड्डा आपका उत्तराखंड के देहरादून एयरपोर्ट में जो है 457 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यानी कि जो देहरादून में एयरपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ पैसे डाले जाएंगे 457 करोड़ रुपए, और यहाँ एक नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा इस पैसे से। और तीसरा जो है त्रिपुरा में अगरतला एयरपोर्ट में 490 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और साथ में जो आपका जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो इसमें कुल 30,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट रहेगा। तो ये टोटल अमाउंट जो है खर्च कर रही है 100 दिवसीय अपने योजना के अंतर्गत। टोटल 4 नए हवाई अड्डों का जो है आधारशिला रखा जाएगा 100 दिनों के भीतर। मतलब देखिए इन सभी का निर्माण कार्य चल रहा है, कुछ ना कुछ काम बाकी है, तो ये जो है सभी 100 दिन के अंदर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। देखते हैं, वैसे भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 100 दिन का मतलब लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गया आपका, ठीक है। और देखते हैं 3 महीने मतलब दिसंबर तक ये काम हो पाता है कि नहीं। आठवां प्रश्न की 3 सितंबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8,895 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ कितना रहा। देखिए जो ये मैं विदेशी मुद्रा भंडार आपको बताता हूँ हर महीने, इसको नोट कर लिया कीजिए। देखिए 3 सितंबर 2021 का हमारे पास डाटा आया है, और इसमें बताया गया है कि जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था, तो इसमें जो है टोटल कितनी वृद्धि देखने को मिली है, 8,895 अरब डॉलर का। और अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है, 642.453 अरब डॉलर हो गया है। इसको याद रखिएगा। देखिए भारत जो है ये विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर है। और विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार जो है चीन के पास है। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया था। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है इसमें 4 चीज़ों को हम जो है इंक्लूड करते हैं। पहला क्या होता है, विदेशी मुद्रा संपत्ति कितनी है भारत की वर्तमान में, गोल्ड रिजर्व कितना है भारत के पास, आईएमएफ के साथ जो एसडीआर है ये कितना है, आईएमएफ के साथ जो रिजर्व की स्थिति है ये भारत के पास कितनी है। तो इन चारों चीज़ों को देखिए यहाँ पे अमाउंट दिया गया है, इसको आप प्लस करेंगे तो ये वाला आपको जो है अमाउंट मिल जाएगा। और नवा प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने किस स्थान पर डेनमार्क के जलवायु ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री डैन जोर्गेनसन के साथ अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया। तो देखिए प्लेस आपका नई दिल्ली है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो है ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने जो है डेनमार्क के जलवायु ऊर्जा और उद्योग उपयोगिता मंत्री डैन जोर्गेनसन के साथ जो है अपतटीय पवन पर एक उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया था। और ये जो केंद्र होगा ये शुरू में 4 कार्य समूहों, स्थानिक योजना, वित्तीय ढांचे की शर्तें, आपूर्ति श्रृंखला और संरचना और मानक तथा परीक्षण के आसपास केंद्रित होगा। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में 9 सितंबर 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किस जिले की अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें विवादित ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर परिषद का व्यापक पुरातात्विक भौतिक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था। देखिए ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है देखिए एक मस्जिद है, मस्जिद के पीछे जो है मंदिर है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बना दिया गया था, ठीक है। तो उसी संबंध में जो है ये विवाद चल रहा है, और यहाँ पे इसका एक फ़ोटो भी मेरे पास है, ठीक है। देखिए ये जो आपका दिख रहा है पे मंदिर के ऊपर जो है फिर इस पर थोड़ा सा और दीवार चलाई गई है, फिर यहाँ पे मस्जिद का गुम्बद वगैरह बना के थोड़ा सा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इसका चेंज कर दिया गया है। तो ऐसा बहुत सारी जगहों पे हुआ है पूरे भारत में। तो अभी जहाँ जहाँ हाईलाइटेड हो रहा है, कुछ जगहों पे खुदाई वगैरह चल रही है, सड़कें जब चौड़ी हो रही हैं, कई जगहों पे सड़कें चौड़ी हुई तो मंदिर को या फिर मस्जिद को तोड़ा गया। तो मस्जिद को तोड़ने के बाद उसके अंदर से जो है मंदिर मिला है वाराणसी में, ठीक है। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इसी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। अभी हाल ही में 9 सितंबर 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो है जो वाराणसी जिला है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पर जो है एक क्षेत्रीय न्यायालय ने जो है मतलब जो जिला न्यायालय होता है, तो उसने एक आदेश जारी किया था कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है और काशी विश्वनाथ परिसर है, तो इसका जो है व्यापक पुरातात्विक भौतिक सर्वेक्षण कराया जाए, पता चलाया जाए, मतलब पता किया जाए कि यहाँ पे पहले मंदिर बना था या फिर मस्जिद बना था, ठीक है। तो जिसका अस्तित्व तो सामने आएगा, पहले पुराना होगा वो वहाँ पे बनेगा। तो इस पर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ये मैटर 1991 का है। देखिए 1990 में तो मैं खुद पैदा हुआ था। 1991 में ये केस चल रहा है, 1991 से।
वहाँ पर जो है प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर नाथ तथा अन्य पक्षकारों ने जो है ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण तथा हिंदुओं को पूजा पाठ करने के अधिकार देने को जो है लेकर मुकदमा दायर किया था। कहने मतलब यह आपको ये चीज़ समझ में नहीं है कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हिंदुओं ने कहा था कि ये जो कब्जा किया गया है मस्जिद के द्वारा ज़मीन, तो इसमें जो मंदिर वाला परिसर हमारा है यहाँ पे हमको मंदिर बनाने का आदेश दिया जाए, ताकि हम अपने भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकें वहाँ पे नया मंदिर बना के। तो उसी में ये ज़मीन का विवाद चल रहा है, ठीक है। उसी को लेकर मुकदमा दायर किया था हिंदुओं ने 1991 में, और इस पर जो है वादी पक्षी ओर से आपत्ति लगाई गई है। उक्त विवादित परिसर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर का अंश है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है गॉफेन 502 को लॉन्च किया, बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, बताइए। और तीसरा कि भारत के पहले उच्च राग कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, बताइए। चौथा है कि हाल ही में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस व्यक्ति ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, इनका नाम बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देख रहे का पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है गुरमीत सिंह। और दूसरा था कि हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया, तो इनको पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। तीसरा था कि हाल ही में RN रवि को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया, तो इनको तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। चौथा था कि हाल ही में किसे असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को हाल ही में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को किस राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो इनको नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार मिला है। और पांचवा था कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाता है, तो इसको हम 10 सितंबर को मनाते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।